केवीएल कर रहे थे, केवीएल में हमने उसका प्रोसीजर क्या किया था कि आइडेंटिफाई करना है अपने को लूप, क्या लिखना है, लूप। और जैसे ही लूप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको उसमें एक डायरेक्शन करंट की भी आइडेंटिफाई करना होता है, लिखवा दिया था ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता हूं, कहाँ गया मैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव ले लूंगा। क्या ले लूंगा, नेगेटिव। और नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो क्या ले लूंगा, पॉजिटिव। तो लिख लो सेकेंड पॉइंट कि फॉर बैटरी इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, for battery if we move from negative terminal, sorry, positive terminal to negative terminal, for battery if we move from positive terminal to negative terminal, potential difference is taken as negative, potential difference is taken as negative, potential difference is taken as negative, and if we move तो लोग बोल रहे नहीं लिखवाया था, इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड, ठीक है नहीं लिखा जो लिख लें, एंड वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, potential difference is taken as positive। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, फॉर रेसिस्टेंस potential difference in a direction of current is taken as negative, and opposite to the direction of current is taken as positive। हो गया, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये एक रेसिस्टेंस है, एक सर्किट बना दिया मैंने, कौन है ये, देखो मस्ती मत करो, ऐसे मैं पूछूं इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो आपको पता है I इज इक्वल टू वी बाई आर होना चाहिए। कितना करंट होना चाहिए, वी बाई आर। अगर मुझे ये केवीएल से प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक लूप आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है अपने को, एक लूप आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने मान लो ये लूप ले लिया, ए बी सी डी ले सकता हूं, और मैंने बोला कि लूप ए बी सी डी ए, जो प्रोसीजर आपको बताया वही आपको फॉलो करना है। कि जो ये लूप आपको दिख रहा है, सबसे पहले लूप में आपको एक डायरेक्शन किसकी मान लेनी चाहिए, करंट की। तो मान लो करंट ऐसे जा रहा है आई, तुम्हारी मर्जी, तुम अलग करंट की डायरेक्शन ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको अज्यूम करना है कोई भी डायरेक्शन। मैंने ये लूप में करंट मान लिया। फिर क्या लिखा था, बैटरी में प्लस से माइनस जाओगे तो क्या लेना चाहिए, माइनस, माइनस से प्लस गए तो प्लस, करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस, करंट के अपोजिट गए तो प्लस। अब जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो ए से बी में क्या कोई बैटरी है,
क्या कोई रेजिस्टेंस है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी से सी जाने पर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ मुझे प्लस माइनस लिखना चाहिए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। तो ए से बी में कुछ नहीं है, लेकिन बी से सी जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई आर का। और ये आई आर का पोटेंशियल डिफरेंस करंट की डायरेक्शन में है कि अपोजिट है? अब ए बी में कुछ नहीं है, बी से सी में करंट की डायरेक्शन में गए तो ये क्या आएगा? माइनस आई आर। सी से डी में भी कुछ नहीं है, डी से ए में जाओगे तो डी से ए जा रहे हो, मतलब पहले माइनस है फिर प्लस है। क्या आप माइनस से प्लस आ रहे हो? तो बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर पॉजिटिव लेते हो। खाली करंट की डायरेक्शन किस में देखनी है? रेजिस्टेंस में। बैटरी में तो उसके टर्मिनल को देखना है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओगे तो प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस। क्या मैं फिर से ए पर पहुंच गया? लूप कंप्लीट। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए इज इक्वल टू 0। तो v कितना आया? आया। ये जो अपन कर रहे थे एक बार फिर से देखो, ये r है, ये v है, a b c d। तो देखो अलग अलग, ऐसा भी नहीं कि यही लूप लेना है, मैं अलग अलग लूप बना के आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक लूप लिया a b c d a, तो इस लूप में मैं करंट भी मानना होगा, तो मैंने इसमें एक करंट की ये डायरेक्शन मान ली है। ठीक है। अब इस लूप को अगर ध्यान से देखो तो ए से बी में कुछ नहीं है, बी से सी में आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। कितना? आई आर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो माइनस आई आर। सी से डी में कुछ नहीं है, डी से ए में आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या आया? v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। और अगर मैंने लूप चेंज कर दिया होता, मान लो मैंने लूप ले लिया ए डी सी बी ए, तो मुझे ए से डी जाना पड़ता। ए से डी जाने में सबसे पहले बैटरी के प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या लिखते? माइनस बी। डी से सी में कुछ नहीं है, सी से डी का पोटेंशियल डिफरेंस यही है आई आर, लेकिन करंट के अपोजिट जा रहे हो। जो माना हुआ करंट है उसके अपोजिट, तो ये प्लस में आएगा। बी से ए में भी कुछ नहीं है, 0। तो क्या मैं इधर से गया तो भी फाइनल आंसर वही आया है? कोई दिक्कत है क्या? कोई बोले कि मैं यहाँ दोनों जगह से मुझे स्टार्ट नहीं करना है, ए से लूप को स्टार्ट ही नहीं करना है, तो लो मैंने लूप लिख दिया बी सी डी ए बी। अब ये लूप ले लो, तो बी से सी गए तो माइनस आर, माइनस आई आर। सी से डी में कुछ नहीं है, प्लस वी इज इक्वल टू 0। मतलब आप लूप को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या? किधर से भी लूप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आपको लूप चालू कहाँ से करना है। यू कैन स्टार्ट योर लूप फ्रॉम एनी पॉइंट, लेकिन लूप जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे खत्म होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि बैटरी की डायरेक्शन में जाओगे, मतलब प्लस से माइनस तो नेगेटिव लेना है, माइनस से प्लस तो पॉजिटिव। रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, करंट के अपोजिट पॉजिटिव। याद रहेगा। अब बहुत सारे सवाल थे, मैं तुम्हें जो लास्ट टाइम करवाया था उसी में से कोई एक सवाल बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। वो एक्स वाला कराया था ना, ये सवाल 224 कुछ समथिंग था, कहाँ गया ये 222 वाला एक सवाल कराया था, याद है? केसीएल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाला सवाल कि यहाँ पे 2 ओम था, फिर नीचे भी 2 ओम लगा था, इधर भी 2 ओम था, बराबर ना। 5 और 10 वोल्ट की 2 बैटरी थी। यहाँ ये था, ये ऐसे 2 ओम, यही सवाल था क्या जिसमें करंट निकाला था हम लोगों ने? ठीक। अब आपने इसको केसीएल से तो कर लिया है, 0 मान के चालू हो गए, यहाँ पे x हो गया। अगर मल्टीपल लूप्स बन जाए, जैसे यहाँ पे एक सवाल x और y वाला भी किया था,
और आगे जाओगे तो एक्स वाई जेड 3 हो सकते हैं, तो 3 4 बन जाएंगे, तो ये इससे सॉल्व करना टफ नहीं हो जाएगा। जितने बनेंगे, जितना जंक्शन बनेगा, क्या उतनी बार केसीएल लगाओगे उतने इक्वेशंस बनेंगे, क्या उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा? केवीएल वहाँ आपकी हेल्प कर सकता है। अगेन याद रखिए, केसीएल और केवीएल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, जहाँ पर जंक्शन बनेगा वहाँ लूप तो बन ही रहा होगा। अगर लूप और जंक्शन दोनों बन रहा है तो आप लूप लॉ लगा लीजिए, जंक्शन लॉ लगा लीजिए। लेकिन अगर अकेले लूप बन रहा है तो वहाँ पे आप जंक्शन लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना, जहाँ लूप लॉ होगा वहाँ जंक्शन लॉ कैसे लगाओगे? अब ये देख रहे हो, मैं इसको लूप लॉ से सॉल्व करने जा रहा हूँ। जंक्शन से हमने सॉल्व कर लिया है, अब लूप लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको नाम देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले होता है लूप आइडेंटिफाई करना, फिर क्या होता है, करंट बताना। तुम्हारी मर्जी। ये कराया था क्या लास्ट लेक्चर में? नहीं कराया था? केवीएल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि करंट की डायरेक्शन कोई भी मान लो, ये 10 वोल्ट की बैटरी बड़ी है तो मैं ऐसे आई मान लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी, ऐसे जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई के यहाँ से निकला होगा ऐसे, तो मेरा टारगेट क्या है, जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकला है उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट आना चाहिए। क्या है टारगेट? जिस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला है उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आई करंट आना चाहिए, तभी सर्किट कंप्लीट होगी। तो यहाँ से यह आई करंट आया, आई करंट यहाँ पहुंचा, नाउ यहाँ पर करंट को डाइवर्ट होना पड़ेगा। तो मान लो इधर चला गया I1, कितना चला गया, टोटल करंट कितना था, अगर I1 इधर गया तो इधर कितना बचा होगा, I माइनस I1। तो इधर भी क्या करंट आया होगा, तो क्या इधर से ये पूरा I माइनस I1 करंट ही आया होगा? हाँ बोलो, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। इधर से यहाँ पर कितना करंट आया, I1, इधर से आया I माइनस I1, इधर से आ गया I1, यहाँ पे नेट करंट कितना हुआ, I। तो क्या I करंट इधर निकल जाएगा अभी? इस तरह से आपको करंट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे करंट लिख दोगे ना तब आपको यह समझ में आएगा कि मेरी सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा, देखो यहाँ से आई करंट गया, यहाँ पे आई करंट आया, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है। अब दूसरा काम क्या था, पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द लूप एंड करंट डायरेक्शन को अज्यूम करना था। दोनों हो गया। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक आई है, दूसरा I1, दो वेरिएबल। तो कितने लूप चाहिए आपको, दो लूप चाहिए। तुम्हारे पास 3 लूप दिख रहे हैं, कौन से 3, यहाँ ध्यान से देखो। एक अगर मैं चाहूं तो ये बड़ा वाला लूप ले लूं, ACDFA, ये बड़ा वाला पूरा, बीच वाला गायब हो जाए। या दूसरा लूप दिख रहा है ABEFA, या फिर एक लूप दिख रहा है BCDEB। तीनों में से कोई भी 2 लूप ले सकते हो। कौन कौन सा लूप लिया जाए? सेकेंड लास्ट मिनट पे तीनों लोग खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, चारों लोग, तीनों जो भी जाओ बाहर आराम से। उठो उठो उठो, उठ जा, उठ जाना, तीनों 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 उठो, टाइम पास नहीं, जाओ बाहर, जाओ आराम से सो जाओ। नहीं जा रहे, जाओ, सॉरी बोलने से क्या होता, जाओ, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। इतना सुनाया उसने तुम्हें, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। बैठो, तुम वहां मत बैठो, तुम अलग बैठो वहां। हाँ, तो कोई भी 2 लूप ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो कौन सा लूप लूं, छोटा वाला, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कौन, छोटे लूप में अभी हमने देखा, इसके पहले मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो मैं कौन सा ले लूं, कोई भी ले लेता हूं। मैंने एक लूप ले लिया है AB, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में लिखना आसान रहता है, EFA। अब आप लोग बताइए इस लूप में मैं क्या लिखूं, A से B में कुछ है क्या?
बी से ई की तरफ जाओगे तो है ना, लेकिन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो क्या अपोजिट जा रहे हो? जो मैंने करंट की डायरेक्शन मान रखा है क्या उसके अपोजिट जा रहा हूं मैं? तो मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए क्या? तो पॉजिटिव में कितना? 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस और जितना करंट पास हुआ 2i1। तो ए से बी में कुछ नहीं था, बी से ई में एक रेजिस्टेंस था जो करंट के अपोजिट था, तो प्लस में ले लिया। अब कहाँ जाना है अपने को? ई से एफ, ई से एफ में भी रेजिस्टेंस है, क्या करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो कैसा लेना चाहिए? 2i माइनस i1। समझा क्या? फिर एफ से ए की तरफ आए तो माइनस, क्योंकि बैटरी है उसके प्लस से माइनस जा रहे हो। क्या पहुंच गए क्या ए पर? पहुंच गए ना ए पर, ये 0। सॉल्व करो तो क्या लिखोगे? 2i1 माइनस 2i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 5। क्या ये बन जाएगा? 4i1 माइनस 2i इज इक्वल टू 5। एक और लूप लेना पड़ेगा, छोटा वाला दूसरा लूप ले लेता हूं। कहीं से कुछ भी लूप लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मैंने ये लूप ले लिया बी सी ई डी बी, सॉरी बी सी डी ई बी। बी से सी में कुछ है, डी से सी से डी क्या लिखूं? +10। फिर अब तुम लोग बोलो, वेरी गुड, -2i1। पहुंच गए क्या? 0 कर दो, तो क्या यहां से बन गया 2i माइनस 2i1 इज इक्वल टू 10, सॉरी प्लस 2i1 इज इक्वल टू 10। क्या दोनों इक्वेशन सॉल्वेबल है? देखो ये 2i यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में है, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 2i कैंसिल हो गया, 6i1 इज इक्वल टू 15। i1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 एम्पियर। अब i1 किस में है करंट? ये बीच वाले में है। देखो जरा, पहले भी वही आया था क्या? पहले आपने उसको i3 माना था अगर याद होगा तो, बीच वाले में 5/2 वही आ गया। अब तुम्हें वो मेथड अच्छा लगता है तो उससे कर लो, ये अच्छा लगता है तो इससे कर लो, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों कर लेना चाहिए। अब मुझे एक वैल्यू मिल गई, दूसरी तो अपने आप मिल जाएगी ना। क्या करूं मैं? सब्स्टिट्यूटिंग i1 इन एनी इक्वेशन में 2 में कर देता हूं। तो 2 में अगर मैं रखूं तो ये बनेगा 2i और 5/2 का मतलब +5 बचेगा, उधर जाके ये 5 हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू भी कितनी आ गई? अब जरा देखो तो ये वाले 2 ओम में जो लेफ्ट राइट साइड का है, क्या उसमें भी 5/2 आया था? अब सोचो, ये आ गया 5/2, ये भी आ गया 5/2, तो ये कितना होगा? 5/2 माइनस 5/2। क्या वही आया था क्या? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है इस सवालों में? ऐसे ये आसान है कि नहीं? अब केसीएल में तुम 1-2 सवाल और किए थे ना, तो जो 1-2 सवाल और किए थे जरा उनमें भी ये लगा के देखो। बेसिकली तुम्हें हिंट दूं, जैसे इसमें 2-2-2 था और जंक्शन दिख रहा था, इक्वल रेजिस्टेंसेस दिख रहे थे, केसीएल से सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे इसके बाद वाला सवाल किए थे ना, 2, 6, 4 ऐसा कुछ था, तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, एलसीएम लेना, ये करना, वो करना, तो उसमें केवीएल फायदेमंद होता है। इसलिए आप केसीएल केवीएल दोनों जानते रहिए। दीज आर द टेक्निक्स टू सिंप्लीफाई द सर्किट्स। नोट करो। देखते हैं, लूप तो दिख ही रहा है तुम्हें, नाम दे दो लूप को, कुछ भी नाम दे देता हूं मैं, ABCD। तो आपका लूप कौन सा बनेगा? ABCDA। दूसरा काम क्या होता है? करंट आइडेंटिफाई करना। करंट कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली जो बड़ी बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से करंट ऐसे आई निकला होगा, या आई करंट ऐसे पूरे सर्किट में घूमेगा, क्योंकि एक ही पाथ है,
कहीं पर डाइवर्जन है नहीं, तो ऐसे आई करंट हर जगह जाएगा। और देखो 4 वोल्ट की बैटरी से आई करंट निकला था, तो 4 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट घुस रहा है, दिख रहा है ना। तो सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब इस सर्किट में तुम्हें वही करना है, लूप में जब ए से बी जा रहे हो तो क्या ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या -2i। बी से सी गए तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो +4। सी से डी जाने में सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में 8i होगा, फिर होगा +2, फिर हो जाएगा -6i, सही है ना। डी से ए गए तो -4i और -1, प्लस से माइनस गए हो, ए पर पहुंच गए, क्या वापस 0 कर दो। तो 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, -20i +5 इज इक्वल टू 0। तो 5 इज इक्वल टू 20i, आई की वैल्यू 1/4। कितने लोग सही थे? बाकियों की गलती क्या थी? गलती मत किया करो। देखो +1 -1 में देखो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्या होती है। जैसे मान लो हमें 1000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, और हमने क्या पढ़ा है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। आर की वैल्यू होती है ρL/A, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कई बार क्या होगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए अगर, तो मुझे लेंथ बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो मान लो तुम्हें जो रेजिस्टेंस चाहिए उसके लिए 100 मीटर का वायर चाहिए, तो 100 मीटर के वायर को गोल गोल घुमाने से भी तुम्हारा करंट तो वेस्ट होगा ना हीट में। तो तुम क्या चाहोगे, क्या 100 मीटर का एक वायर लेके रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहोगे कि मल्टीपल वायर्स को, छोटे छोटे वायर्स को जोड़ के 100 ओम बनाया जा सके? तो मल्टीपल वाला। इसीलिए कभी क्या होता है, बहुत छोटा करंट चाहिए, उतना छोटा लेंथ लिखना पॉसिबल नहीं होता, या उतना कम क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना पॉसिबल नहीं होता। उतना मतलब लिखना तो पॉसिबल है, उतने कम एरिया या लेंथ का वायर लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या करते हैं कि एक वायर न लेके मल्टीपल वायर से मैं रेजिस्टेंस को कम, मतलब बड़े बड़े मल्टीपल वायर्स को ले लूँ जिनमें रेजिस्टेंस हो, उनको जोड़ करके उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए या उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। तो जब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए होगा या बहुत छोटा रेजिस्टेंस चाहिए होगा, दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं। अब कंबाइन कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन में दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई ब्रांच नहीं होती। मान लो ऐसे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगे हैं और ये अपना वायर है, ये पोटेंशियल V, ये R1, R2 और R3। अब जरा ध्यान से देखो, जो लूप लॉ पढ़ा है ना वहीं से इसका काम बन जाएगा। क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि इसके पॉजिटिव से आई करंट निकला होगा, और कंडीशन क्या है, जिस बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट निकला है नेगेटिव में उतना ही करंट आना चाहिए। तो ये आई करंट ऐसे इधर क्या होगा, ध्यान से देखना, तुम्हें पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अब आई करंट यहाँ आया, अगर इस सर्किट को कंप्लीट करना है तो देखो यहाँ पे करंट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर करंट का ड्रॉप आया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, गलत हो जाएगा कुछ। करंट का ड्रॉप नहीं आना चाहिए, लेकिन जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो ड्रॉप तो आना ही है। उस ड्रॉप को रोकने का काम करता है पोटेंशियल। कौन काम करता है? पोटेंशियल। क्या करता है, इस आई करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो V था उसके पास, उसका एक पार्ट इसको दे दिया। अब आई करंट यहाँ पहुंचा,
फिर से यहाँ ड्रॉप आ सकता है, तो यहाँ पे एक और पोटेंशियल का एक पार्ट इसको दे दिया, फिर ये आई करंट यहाँ से निकल गया, और यही ऐसे करते करते जितना भी होगा सबको ऐसे एक एक पार्ट देता रहेगा और आई करंट को मेंटेन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल है, आप क्या करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे बोलो? सिंपल सा रूल है आइडेंटिफिकेशन का, जितने भी रेसिस्टेंसेस में सेम करंट जा रहे होंगे वो सब सीरीज में होते हैं, या फिर जिनके अक्रॉस वो सारे रेजिस्टेंसेस जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है वो भी कैसे होते हैं, सीरीज में। पैरेलल कौन होगा, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए, मैं भी लिखवा दूंगा। तो अब जैसे यहाँ देखो, ये जो V1 V2 V3 मिला है, ये कहाँ से मिला है इनको, इसी V से ही मिला है ना। तो जितने भी होंगे उन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे V मिलना चाहिए, क्योंकि V1 V2 V3 जादू से तो आया नहीं होगा। V का मतलब क्या है कि इस पूरे सर्किट को अगर हटा करके एक मैं R इक्विवेलेंट यहां लगा दूं तो इसमें क्या होगा, ऐसे जाएगा करंट, यही तो होगा ना। तो करंट सेम जाना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि इस पूरे को सिस्टम को हटा करके एक कितना रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए, या एक है तो उसको कितने पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है कि V क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है तो उसके अक्रॉस V क्या होगा, IR इक्विवेलेंट। V1 क्या हो जाएगा, V1 का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये कितना होगा IR1। V2 के अक्रॉस, V3 के अक्रॉस, क्या ये सारे I कैंसिल आउट हो रहे हैं? क्या यहां से R इक्विवेलेंट आ गया है? अच्छा N होता तो क्या ये RN तक जाता? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे जोड़ते हैं, दिस इज R इक्विवेलेंट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो एक ही जा रहा है, लेकिन क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो V1 V2 V3 की वैल्यू कितनी होगी? तो एक तरीका तो ये है कि आप टोटल करंट I निकाल लो, फिर आप R से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। या दूसरा तरीका ये है, अगर मुझे V1 V2 V3 करना है, मतलब क्या रेशियो में करंट बटेगा, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा IR1 IR2 IR3, और करंट सब में सेम है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। इसका क्या ये मतलब नहीं कि सारे I कैंसिल आउट हो गए, मतलब क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, और N तक होगा तो भी, तो जिस रेशियो में करंट होगा उसी रेशियो में ये बटेगा। जैसे मैं इसमें पूछूं V1 की वैल्यू कितनी है, तो अब V1 क्या लिखोगे, V1 का रेशियो कितना है R1, और नीचे क्या आएगा, टोटल किसका, नहीं समझा मैंने क्या लिखा है भाई, टोटल शेयर कितने हैं, टोटल कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3, उसका कितना पार्ट है R1 के, पहले V1 के पास R1, तो अपना शेयर अपॉन टोटल शेयर, किसमें से शेयर मिल रहा है, बैटरी से, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं भी क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा। तो ये कौन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट across the resistances are same,
पोटेंशियल डिफरेंस across the resistances are different। ठीक है, तो नोट करिए, फिर पैरेलल पढ़ते हैं, फिर सीरीज पैरेलल पे एक साथ क्वेश्चन करेंगे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों के बारे में आपको समझना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आप करोगे ना उसमें स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। आपको अगर प्रॉपर तरीका पता होगा तभी आप कर पाओगे। एक तरीका कौन सा है, करंट वाला, करंट सेम गया तो सीरीज, करंट अलग अलग हो जाएगा तो पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हुआ तो सीरीज, अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो पैरेलल। ये याद रखना है, इससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ चलो ये चीज लिख ही देता हूँ, करंट अक्रॉस रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस across resistances are same। होता क्या है, ऐसे मान लो एक यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, सॉरी, एक यहां है, तीन रेजिस्टेंस हो गए अपने पास। इन तीनों को एक बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां से करंट आई निकला है तो ये करंट आई यहां तक पहुंचेगा, इस जगह पे क्या ये जंक्शन दिख रहा है तुम्हें, तो जंक्शन पे करंट तो बढ़ जाएगा, तो I1 ऊपर चला गया, I2 जितने रेजिस्टेंसेस लगे सबके पास एक एक करंट चला जाएगा। अब ये I1 करंट यहाँ से घूमेगा और घूम के I1 यहाँ आएगा, I2 यहाँ आएगा, और ये I3 करंट घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा ऐसे। इस पॉइंट पे टोटल करंट कितना आया, I1 इधर से, I2 इधर से, I3 इधर से, तो क्या यहाँ पे करंट आया I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज नथिंग बट I, क्या I करंट यहाँ वापस भी आ गया, जितना करंट निकला इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या उतना नेगेटिव में मिल गया। अरे बोलो, इसका मतलब क्या है, अरे बोलो ना क्या मतलब है, सर्किट कंप्लीट हो गई है। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, चुप बैठ जाते तुम लोग। दूसरा, अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है यहाँ पे 0, इधर क्या आ जाएगा V, सेंसिटिव से कनेक्टिंग वायर तो यहाँ पर भी V, ये भी कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पर 0, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ये भी, तो ये पूरा भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ भी V, ये पूरा भी कनेक्टिंग वायर है, यहाँ 0। अगर देखो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0, और ये पूरा भी कनेक्टिंग वायर है तो ये भी V और ये 0। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, V माइनस 0। क्या R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक ही आ रहा है, अरे बोलो, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा है वो सही लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स आर सेम बट करंट आर डिफरेंट। अब अगर मुझे इसको देखना है तो टोटल करंट कितना था और ये कितने पार्ट में बटा है, तीनों को जोड़ेंगे तो भाई आई मिलना चाहिए ना, और आई का मतलब क्या है, कि इन सबको हटा करके एक आर लगाया जाए तो कितना करंट जाएगा, वही तो आई है अपना। तो अब क्या करें, आई की वैल्यू ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर दिस इज V बाई आर इक्विवेलेंट, और I1 की वैल्यू V बाई R1, R2 की वैल्यू V बाई R2, और ये वैल्यू V बाई R3। V कैंसिल हो गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू Rn तक जा सकता है ये। ठीक है, इसमें भी अगर मुझे करंट का कोई रेशियो पूछे तो मैं क्या करूंगा, रेशियो ऑफ करेंट्स, तो ये मैं लिखूंगा I1:I2:I3। जरा देखो ये बनेगा V/R1 V/R2 V/R3। इसका मतलब क्या है, 1/R1:1/R2:1 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। समझा? तो ये करंट का रेशियो हो गया। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर मेरे पास ये ट्रिक जैसा इस्तेमाल करूंगा मैं, दो रजिस्टर्स हैं, पैरेलल कनेक्शन के साथ में, तो दो रजिस्टेंस है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ये रहा, ये पैरेलल है ना। कैसे पता पैरेलल है, आई करंट गया होगा, यहां पहुंचा तो I1 ऊपर चला गया और I2 नीचे, इधर से आया I1 और इधर से क्या आ गया, क्या यहाँ पे आई करंट वापस आ गया, ये पैरेलल है। इसमें अगर मुझे R इक्विवेलेंट लिखना है तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 प्लस R2 अपॉन, तो क्या R इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कभी मेरे पास दो रजिस्टर्स होंगे और वो पैरेलल जुड़े होंगे तो मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, एक और चीज है इसमें ही, ये भी मैं कभी कभी क्या बहुत बार इस्तेमाल करूंगा, इफ n resistances n equal resistances are connected parallel, then R equivalent is R by n, where n is equal to number of resistors। नोट कर लो, यही है सीरीज और पैरेलल। अब इस पे आज का पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे ही जाएगा। आर इक्विवेलेंट, दूसरा करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। फटाफट से ट्राई करो। देखो इसको भी मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब करंट पूछा है तो और तरीका अपनाने से बेहतर है। मैं ऐसे ही देखो, यहां से करंट आई निकलेगा कि क्या एक ही ब्रांच है, सब में करंट सेम जा रहा है, तो सब में करंट सेम गया तो ये क्या है, सीरीज का है, ऑल आर इन। तो अगर सब सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 + 2 + 2 5 ओम आ गया पहले का आंसर। दूसरा पूछा है करंट कितना है, तो करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, बराबर। तो V/R इक्विवेलेंट का मतलब कितना, 10/5। क्या 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब देखो आंसर तुम्हें मिल गया। अगर 2 एम्पियर का करंट गया है, ये 2 एम्पियर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस 4 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी 4, तीनों को जोड़ो 10 आएगा। समझा, कोई दिक्कत। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो ऐसे लिख सकते थे। देखो V1:V2:V3 क्या होता है, R1:R2:R3 1:2:2। तो V1 की वैल्यू में क्या लिखता,
V1 के पास एक शेयर है, कितने में से? टोटल 5, और शेयर किसका बना रहे हो? V का। तो ये कितना आता? 2 वोल्ट। V2 कितना? 2/5 इंटू 10, 4 वोल्ट। V3 आता 2/5 इंटू 10, अगेन इट इज 4 वोल्ट। तो तुम्हें मतलब ऐसे भी सॉल्व कर लो, और मुझे लगता है ये कन्वीनियंट मेथड होता है। बताओ, वही सवाल ये भी है। आर इक्विवेलेंट क्या क्या निकाला था अभी? तीनों निकलवा देते हैं। करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था ना। निकालिए। मैं बहुत सारे सवाल लिख दे रहा हूं एक एक करके। वही निकालना है जो भी निकाल रहे हो। अगर आवाज नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला सवाल देख लो। आर इक्विवेलेंट, आवाज नहीं, आर इक्विवेलेंट लिखना है, दो ही है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6, 4/3 ओम। सबको आ गया? पहला आंसर ये है। दूसरा पूछा है I1 इज टू I2, तो ये हो जाएगा, इसको 1 मान लेता हूं मैं R1 और इसको मान लेता हूं R2, तो 1/2 इज टू 1/4। अब रेशियो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब जब 4 आएगा तो क्या मैं ऐसा, इसको इमेजिन कर लो, ऐसे लिखते नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ खाली। ये 4, तो ये कितना? 2, और ये कितना? 1। ऊपर क्या लिखो? ऊपर क्या लिखोगे जब, तो नीचे वाला अपने आप गायब कर दो, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो रेशियो में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2:1। यहाँ से अगर मैं I1 लिखूं तो 2/3 इंटू टोटल करेंट, और टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट ना। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट का मतलब 10/4/3, मतलब 30/4, 7.5। एम्पियर। और अब वैसे तुम देख के भी समझ सकते हो, 2.5 इसमें जाएगा, 5 ऊपर गया है, तो तब भी लिखना है तो 1/3 इंटू 7.5। समझा क्या सबको? कोई दिक्कत है? ये रेशियो खाली लेने में तुम्हारी गलती हो सकती है, उसको सही कर लो। अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आएगा ही, लेकिन मत किया करो क्योंकि अब इसमें वो दिक्कत करेगा। चलो देखते हैं इसका आर इक्विवेलेंट कैसे लिखा। 1/r इक्विवेलेंट, 1/2, 1/3 और 1/5। तो 1/r इक्विवेलेंट आएगा 2, 3, 5 का एलसीएम 30, 30 का मतलब 15, 10, 25 और 6, 31/30। तो R इक्विवेलेंट हो गया 30/31 एम्पियर, सॉरी ओम। जैसे ही ये मिला ना, आपको I मिल गया। I की वैल्यू कितनी हो गई? V/R इक्विवेलेंट। हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन तुम्हें भी निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कितना है ये, तो क्या I की वैल्यू आ गई 31/3,
टोटल करंट कितना आया 31/3 एम्पियर। उसके बाद ये पहला आंसर। सेकंड आंसर के लिए क्या करोगे, सेकंड आंसर के लिए I1 इज टू I2 इज टू I3 किया तो 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 करना पड़ेगा। तो 1/2 1/3 और 1/5। अब ना इसको मैं अपने मन में किया करूंगा। 2 3 5 का एलसीएम 30 मतलब ये 15 इज टू 10 इज टू 6 नहीं 6 होगा ना, 5 6 30। अब ये हो गया। अब मुझे I1 की जो वैल्यू मिलेगी I1 इज 15/31। I1 का शेयर 15 है, टोटल 31 में से किसका, करंट का, विच इज 31/3। तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मतलब यहां जो करंट गया वो 5 एम्पियर गया, सही है ना।